हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। एंड कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कितना प्रिपरेशन हो गया, क्या रिवीजन का स्टेटस क्या है, कहाँ तक आप लोगों ने रिवाइज कर लिया। तो कुछ अपडेट देते रहा करिए। मतलब जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसको थोड़ा बताते रहा करिए एक दूसरे को कि भाई आज हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ा, एक दूसरे से पूछ लो तो कुछ नहीं है। बस एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि लाइक अच्छा उसने इतना पढ़ लिया तो चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ ऑल दिस थिंग्स। तो खैर कैनवास तो मैंने इरेज कर दिया बताने से पहले कि फिजिक्स का लेक्चर है हमारा वेव ऑप्टिक्स का। क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे थे, वही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 तक आई गेस हम लोगों ने कर दिया था, 26 से आगे कंटिन्यू करना था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं सबसे पहले। If the ratio of amplitude of two interfering sources is 3:5, then ratio of intensity of maxima and minimum। देखिए आपको क्या गिवन है, आपको एम्पलीट्यूड गिवन है A1:A2, किस रेशियो में गिवन है, 3:5 के रेशियो में। और आपसे पूछा गया है कि आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी मिनिमम बतानी है। ठीक है, कल इस तरह के मैंने कई क्वेश्चन आपको करवाए थे, तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। आपको आई मैक्सिमा क्या होता है, A1+A2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमा क्या होता है, A1 - A2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे तो 3+5 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी अब देखो, वही मैंने बताया ना, वो स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का साइन कंज्यूम हो जाता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा कितना आपका 64, और ये कितना आ जाएगा 4। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा 1। तो बेसिकली योर आंसर विल बी 16:1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। The coloured light beams of intensity I and 4I are superimposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beams are। ओके, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आपको दो इंटेंसिटीज गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज। लाइक द क्वेश्चन इज, आपको I1 गिवन है I, एंड आपको I2 कितना गिवन है, I2 इज 4I। ओके, 4I गिवन है। पूछा आपसे क्या है, I मैक्सिमम, I मिनिमम। अब देखो, ऊपर भी आपसे वही चीज़ पूछी थी, लेकिन एम्पलीट्यूड आपको गिवन था, तो आपको एम्पलीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में आंसर लिखना था। अभी आपको सेम वही चीज़ पूछी है, लेकिन आपको गिवन है इंटेंसिटी, तो आपको इंटेंसिटी के हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा। इंटेंसिटी क्या होती है, I1 + I2। कुछ नहीं करना है, बस A1 की जगह इंटेंसिटी पुट कर देना है। अब हमें पता है हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है, √ इंटेंसिटी, तो उसी हिसाब से हमें कर देना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। I2 का स्क्वायर, यहाँ नीचे क्या आएगा, √I1 - √I2 का स्क्वायर। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, यू गेट I + 4I का होल स्क्वायर इक्वल्स टू I - 4I का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 5I का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 3I का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 25I, और यहाँ पर 9I। बाकी अगर आप इसको रेशियो में लिखेंगे तो 25I:9I, और ये I से I कैंसिल, फाइनली 25:9। ठीक है, सो देखो ऑप्शन में है, अच्छा ये तो ऑप्शन में नहीं है, मैंने कुछ गलती कर दी, कुछ तो गलत किया होगा। फिर क्या गलत किया है गाइस, देखो कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी क्या मैंने। ओके ओके, सॉरी 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 गाइस, नाउ आई गेट। ये अंडर रूट में है ना, ये भी अंडर रूट में है, यहाँ भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट। तो ये अंडर रूट प्लस अंडर रूट का, ये आपका 5I का अंडर रूट, 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 + 1 3। देखो इसके बाद में ये आ जाएगा इस तरह से, √I तो √I रहेगा, प्लस 4 अंडर रूट का बाहर लिख सकते हो तो 2 आ जाएगा √I का होल स्क्वायर। अब इसको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 √I का होल स्क्वायर। ये अब इसको जब स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 9I। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी आप करोगे तो ये आपका, इसके बाद जो आगे स्टेप आएगा वो ये आएगा, इसके बाद √I - 2 √I का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, √I का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
तो आपका कितना आ जाएगा 9 एंड। तो दिस इज योर आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, पहले वो थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, मैं ये अंडर रूट लगाना भूल गई थी। यहाँ पर ये अंडर रूट था ना, मैं यहाँ पर उसको दोबारा से लगाना भूल गई थी और सिंपल सा लिख के फिर कैलकुलेट कर रही थी। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 1 second guys. So here we have the question number 28. In question number 28, what we have? Two coherent sources of intensities I1 and I2 produce an interference. The maximum intensity in the interference pattern. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम कब से करते हुए आ रहे हैं। अगर हमें I1 और I2 गिवन है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन इज 4th। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आप देखना, समझने की कोशिश करना इसको। Next question 29. What we have? We have two waves represented by the equation. दो वेव है हमारी, एक है y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, दूसरी है हमारी y2 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। अब ऑप्शंस के हिसाब से आपसे पूछा गया है कि कौन सी लीड कर रही है, कौन सी लैग कर रही है। तो देखिएगा, इस लीड और लैग का कॉन्सेप्ट ये होता है, सपोज आपका ग्राफ यहाँ पे है, तो अगर आपकी कोई एक यहाँ पर है वेव, एक वेव यहाँ पर है, तो ये जो आगे है वेव, ये क्या करेगी? लीड करेगी बाई सेकेंड। सेकेंड वाले से लीड करेगी, और जो सेकेंड वाली है वो क्या करेगी? वो लैग करेगी। पीछे है ना, तो लैग कर रही है बाय 1। ठीक है, अगर ये हमारी है फर्स्ट और ये है हमारी सेकेंड। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर दो वेव्स को देख लेते हैं। अब आपका y1 मान लीजिए ऐसे जा रहा है, y2 आपका ऐसे जा रहा है, लेकिन आप इसको देख के नहीं बता सकते कौन सी लीड कर रही है, कौन सी लैग कर रही है। आप इसकी वैल्यूज़ देखिए, आप एंगल से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या एंगल का फ़र्क था ना। देखो, इसमें एंगल का फ़र्क था ना, जिसका एंगल ज़्यादा था वो लीड कर रहा था, जिसका एंगल कम था वो नहीं लीड कर रहा था। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि इसका एंगल ओमेगा टी है, इसका एंगल भी ओमेगा डी है, तो इसका मतलब दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन सेम तो नहीं है, लीड लैग कर रहे हैं। सेम क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर है हमारा साइन का टर्म और यहाँ है हमारा कॉस का टर्म। तो साइन ओमेगा टी की कुछ और अलग वैल्यू आएगी और कॉस ओमेगा टी की कुछ और अलग वैल्यू आएगी। तो अब ये वैल्यू कितनी आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। देखो भाई, वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते। तो इस कंडीशन में अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जो हम कर सकते हैं हम वो करके देखेंगे। पहली एक चीज़ हम इसमें जो कर सकते हैं वो ये है कि हम दोनों इक्वेशंस को या तो साइन के टर्म में रख दें या दोनों इक्वेशंस को हम कॉस के टर्म में रख दें, जो भी आपको फिजिबल हो। मैं दोनों इक्वेशन को साइन के टर्म में रख देती हूँ। तो साइन के टर्म में रखने के लिए y1 तो ऑलरेडी साइन के टर्म में है, कॉस इसको y2 को साइन के टर्म में करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा y2a। अब हमारा कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो तो हमारा क्या रहता था, अगर याद हो आप लोगों को किसी को, तो हम इसको लिख सकते थे, अगर हम इस तरह से लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता था। तो अब थीटा की जगह ओमेगा टी अगर हम पुट करते हैं, साइन 90 प्लस ओमेगा टी इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। तो इसलिए हम कॉस ओमेगा टी की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसको पुट कर देते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ओके, सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू व्हाट वी गेट, जब हमने वाली वैल्यू पुट कर दी, अब हम क्या देखते हैं कि हमारा जो y1 है वो क्या है हमारा a साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारा साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अब इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो y2 वाली इक्वेशन है इसमें 90 डिग्री वो ज़्यादा आगे है। सपोज अगर अपना ओमेगा टी मान लो 30 डिग्री है या जितना भी है, सपोज यहाँ पर ये ओमेगा टी एंगल है। ठीक है, ये आपकी y1 है, तो इसमें जब आप 90 और प्लस कर दोगे, यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री और प्लस कर दोगे, ये 90 डिग्री जब और प्लस कर दोगे तो ये आपका y2 बनेगा, y2। तो अब आप बताइए कौन सी आगे है इसमें, ये वाली आगे है इसमें, तो मतलब ये वाली आपकी y2 क्या करेगी, लीड करेगी बाई 90 डिग्री, किसको, y1 को। और अगर आपसे रिवर्स पूछ लेता है तो हो सकता है वो ये भी पूछ ले कि लैग करेगी, कौन लैग करेगा, बाई 90 डिग्री लैग करेगा, और कौन लैग करेगा, y1 लैग करेगा, किससे, y2 से। लैग मतलब पीछे होना। ठीक है भाई, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने भी ध्यान दिया, ऑप्शन में आपको पाई बाई 2 और पाई की फॉर्म में है,
तो ये तो आप सबको पता होगा, पाई इज़ 180 डिग्री एंड पाई बाय 2 इज़ 90 डिग्री, ये पता होगा ना। तो सिमिलरली आप यहाँ पर 90 की जगह पाई बाय 2 यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चंस के हिसाब से चलते हैं तो ये आपकी y1 क्या है, फर्स्ट वेव है ना, एंड y2 क्या है, आपकी सेकेंड वेव है। क्वेश्चन ऑप्शंस में दिया है आपका लीड सेकंड बाय पाई, पाई का तो जिक्र ही नहीं है, तो पाई, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में भी पाई की बात हो रही है, तो वो ऑप्शन भी गलत हो गया। नाउ थर्ड ऑप्शन, लीड्स द सेकंड बाय पाई बाय 2। अब इसमें क्या बोला है कि जो सेकंड है वो आपकी लीड कर रही है बाय पाई बाय 2, तो ये सही है आपकी, लैग्स द सेकेंड बाय पाई बाय 2। अच्छा नहीं नहीं, द फर्स्ट वेव, आपसे ऊपर ना आप जहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ ऑलरेडी लिख कर दे दिया है द फर्स्ट वेव। अब आगे का सेंटेंस ऑप्शन पढ़ो आप, द फर्स्ट वेव लीड्स द सेकेंड वेव। अब फर्स्ट वेव बताओ लीड कर रही है, ये है फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव लीड कर रही है, सेकेंड को नहीं कर रही है। क्या कर रही है फर्स्ट वेव, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव से लैग कर रही है, कितने से, पाई बाय 2 से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन। क्या करेक्ट है आपका, कि जो आपकी फर्स्ट वेव है वो लीड लैग कर रही है बाय द सेकेंड वेव। ओके, ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ पूछना दोबारा, आई विल लेट यू नो द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड गाइस, करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा ट्रिकी था फॉर दोस्त के, अगर आपने उस तरह के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस नहीं करे हैं तो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। The resultant amplitude of the vibrating particle by superimposition of two waves this and this। अच्छा, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बताना है आपको इन दोनों से, तो मिलकर बनेगा। देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं हमारी इक्वेशन क्या है। y1 है हमारा a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 एंड y2 है अपना क्या, a sin ओमेगा टी। ठीक है, आपसे पूछा गया है क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होता है हमारा, ए से या कैपिटल ए किसी से भी आप डिनोट कर दीजिए। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया है मैंने आपको, चेक करना नोट्स में। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस पाई। पाई क्या होता है यहाँ, फेस डिफरेंस। अब अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका A1 जो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, ए है तो ए का स्क्वायर, प्लस सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड भी ए है तो प्लस ए का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ A1 की जगह ए इंटू ए एंड कॉस फाइव, कॉस फाइव। अब आप यहाँ पर मुझे बताइए फाइव क्या था, हमारा फेस डिफरेंस था। तो इन दोनों वेव्स में क्या फेस डिफरेंस है, देखिए ये एंगल ओमेगा टी है और ये है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस बाई 3। तो फेस डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, आपका एक एंगल जो गिवन है उसमें से माइनस कर दीजिए जो दूसरे वेव का एंगल है, तो माइनस कर दिया जब हमने, सॉरी पाई बाई 3 माइनस कर दिया, तो हमारा फेस एंगल कितना आ गया, पाई बाई 3। तो अब हम क्या पुट कर देंगे यहाँ, कॉस पाई बाई 3। अब कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू तो आप लोग को पता होगी कितनी होती है, कॉस पाई बाई 3 होता कितना है पहले बताओ चलो, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एंड कॉस पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, 1/2। 1/2 ही होती है ना कॉस 60 डिग्री, ये √3/2 होती है। मैं सही बता रही हूँ ना, पाई बाय 3 हाँ पाई बाय 3 तो 60 डिग्री ही होता है, और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है, जितना मुझे याद आ रहा है। तो मैं इसको पुट कर देती हूँ 1/2, इसको कैंसिल कर देंगे आप, तो ये कैंसिल हो गया, अंदर क्या रह गया, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3a स्क्वायर अंडर रूट में, इसको आप अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, √3a। सो दिस इज़ योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ऑप्शन में देखेंगे अगर तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पता गाइस मैं भी आप लोगों के साथ ये बहुत वक्त के बाद क्वेश्चन कर रही होती हूँ आपके साथ, इसीलिए कभी कभी ये बीच में करवाते पे कोई कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पहले से तो मैंने ये प्रैक्टिस नहीं करे या ना करके रख रखे हैं, उतना टाइम ही नहीं है उतना, तो इसीलिए कभी कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है ना, कहीं कुछ रह जाता है, तो वो रीज़न उसका वही रहता है कि मतलब आप लोग के साथ ही अभी कर रही हूँ, एंड आपके पास तो नोट्स भी खुले हुए हैं, मेरे पास तो वो भी खुले हुए नहीं है। खैर मूविंग टू द क्वेश्चन,
Coherent sources of different intensities send waves which interfere. If the ratio of the maximum and minimum intensity in the interference pattern is 25, find the रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द सोर्सेज। देखो यहाँ पर आपको सिंपल सा ये वाली बात इन्होंने बोल दी है कि आपका जो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी है उनका रेशियो 25 है, मतलब आई मैक्स और आई मिनिमम, ये जो रेशियो की फॉर्म में हमने लिख दिया तो इसका रेशियो कितना है 25 है। अब अगर 25 सिर्फ लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर में 1 हो गया, बाई डिफ़ॉल्ट डिनोमिनेटर में तो आपका 1 आ ही जाता है, तो ये नीचे क्या आ गया आपका 1 आ गया। हमें निकालना है इंटेंसिटी I1 एंड I2, हमें ये इंटेंसिटीज कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं आई मैक्स का भी और आई मिनिमम का भी, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आई मैक्स और आई मिन की जगह, आई मिनिमम और आई मैक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका स्क्वायर है और ये भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करने के पर्पज़ से अगर हम इनका स्क्वायर रूट ले लें तो हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्क्वायर रूट लेने में। तो चलिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, हमारा क्या आ जाएगा I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर रूट आप करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपका सिर्फ स्क्वायर रह जाएगा, मतलब फाइनली आपका सिर्फ अंदर ब्रैकेट वाली चीज़ रह जाएगी, तो ये मैं पूरा हटा देती हूँ। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी आपका क्या रह जाएगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 इक्वल्स टू, इधर भी जब स्क्वायर रूट रहेंगे तो 25 का क्या आ जाएगा 5 और 1 का 1। अब इसमें देखिए नॉर्मल मैथ्स है, बट ठीक है चलो मैं करके दिखा देती हूँ, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन पहले आया नहीं है। अब आप क्या करोगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 इक्वल्स टू 5 ऑफ I1 माइनस 5 ऑफ I2। अब आप I1 को इधर ले आएंगे तो आपका, बल्कि I2 को इधर ले आइए तो ज़्यादा सही रहेगा, आपका 6 अंडर रूट I2 इक्वल्स टू 6 अंडर रूट I1। तो 1:1 है क्या ऑप्शन में, देखिए 1:1 क्वेश्चन, 1:1 तो नहीं है ऑप्शन में, कुछ गलती करी हमने, इसका मतलब क्या गलती करी है हमने। अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2, ये इधर आएगा आना तो यही चाहिए, इससे क्या होता है, एक सेकेंड रुकना गाइस, क्या तो ऑप्शन में 1:1 तो नहीं है, तो मैं कुछ गलती कर रही हूँ मतलब कैलकुलेशन में, देखिए ज़रा। क्या क्या गलती कर रही थी मैंने ये चीज़ यहाँ पे गलत कर दिया। देखो आप इसको इधर लाओगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, 5 अंडर रूट I2 प्लस अंडर रूट I2 इक्वल्स टू ये 5 अंडर रूट I1। इसे इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना, मैं गलती से दोनों तरफ प्लस कर रही थी माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 6 I2 इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस करोगे तो 4 अंडर रूट I1। अब अंडर रूट I2 बाई अंडर रूट I1 आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4/6, कैंसिल करेंगे 2/3,
तो अंडर रूट I2/√I1 आपका 2/3 है, लेकिन आपको I2/I1 निकालना है। I2/I1 निकालना है या I1/I2 निकालना है, ये ज़रूर चेक कर लेना। जनरली I1/I2 ही पूछता है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम I1/I2 ही निकालेंगे। I1/I2 आपका कितना हो जाएगा? अगर आप इस पहले हम I2/I1 निकाल देते हैं। I2/I1 निकालने के लिए आपने क्या करा, इस टर्म का स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/9। तो अगर रिवर्स कर देंगे तो 9/4। तो आपका ऑप्शन 9/4 करेक्ट होना चाहिए। यस है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। यस, अपना आंसर आ गया। खैर चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस आज क्लास आधे घंटे में ख़त्म कर दूँ क्या? इफ यू गाइस एग्री। तो लाइव क्लास में ना कुछ पता नहीं चलता है, कुछ बात नहीं हो पाती, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कुछ जवाब नहीं मिलता, आप लोग कुछ नहीं पूछ सकते अगर लाइव क्लास नहीं है तो। सोच रही हूँ लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँ, बट उसमें दिक्कत वही रहता है ना, मैं आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ वो बहुत टुकड़ों में रिकॉर्ड करती हूँ। लाइक थोड़ा पार्ट अभी रिकॉर्ड हो गया, अगर कुछ काम आ गया तो उठना पड़ेगा, फिर थोड़ा पार्ट कुछ और बाद में रिकॉर्ड हो गया, उस तरह से चलता है। फिर लाइव में ना वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, फिर पूरा 1 घंटा निकालना पड़ेगा। दैट्स आई एम नॉट टेकिंग द लाइव क्लासेस। So, moving to next question, question number 31 हमने कर लिया ना, 32 पे आ गया। यस, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? आपका जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसका पाथ डिफरेंस बताना है। देखो डिस्ट्रक्टिव वाला कौन सा होता है? मिनिमा होता है, मिनिमा होता है, याद होगा आपको। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको 2n -1 हो या +1 हो, कुछ भी हो सकता है, इनटू पाथ डिफरेंस निकालना है तो λ/2। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। वहाँ पे प्लस दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, if the interference pattern have maximum and minimum intensities 36:1, then what is the ratio of amplitude? अब इसमें आपको आई मैक्स और आई मिन दे दिया है, सेम सेम वही जैसे पहले क्वेश्चन में आपको आई मैक्स और आई मिन ही गिवन था। कितना गिवन है आपको? 36:1। और फाइंड क्या करना है आपको? एम्पलीट्यूड्स A1 एंड A2। अब इनके बीच का जो रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? हम वो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। तो देखिए आई मैक्स बाई आई मिन कितना आ जाएगा? A1 + A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और ये कितने के इक्वल हो गया? 36/1 के इक्वल। अब यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो हम इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, और जब स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? A1 + A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 इक्वल्स टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट किया तो कितना आ जाएगा? 6/1 आ गया। सेम वही प्रोसेस जो पहले हम कर रहे थे, इक्वल्स टू 6A1 माइनस 6A2। एक टर्म प्लस का आएगा, एक टर्म माइनस का आएगा, तो एक तरफ आ जाएगा आपका 7A1 और एक तरफ आ जाएगा आपका 5A2। तो 7:5 है ऑप्शन में। अब वो आप इसको ना A1 A2 को अरेंज करके देख लेना, जो भी यहाँ पर आएगा, मतलब दिस इज द इक्वेशन। इसके बाद आप अरेंज करके देख लेना जो भी आएगा, ठीक है। 7:5 या 5:1 आ जाएगा आंसर, मतलब 7:5 या 5:7 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉल्व करके देख लेना आप लोग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। When a thin transparent plate of thickness T and the refractive index mu is placed in the path of the one of the two intervening waves of the light, then the path difference changes। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो पार्ट डिफरेंस होता है, वो जो चेंज होता है आपका पार्ट डिफरेंस, वो मैंने आपको बताया था। अगर आपकी एक थिन स्लैब लगा दी जाती है तो इस थिन स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वजह से चेंज हो गया, तो μ-1 × T। ये आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया है पीछे, जब आपको थिन स्लैब वाला पढ़ाया था ना, वहाँ पे थिन फिल्म वाला पढ़ाया था ना, वहाँ लिखवाया फॉर्मूला, वहाँ पे आप प्लीज़ चेक करिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट we have due to effect of interference floating oil layer in the water is visible color. Due to observation of this event the thickness of the oil layer should be। अच्छा, खैर इसमें आपका क्या होता है, वो ऑयल लेयर बहुत पतली होती है, बहुत ज़्यादा पतली जो होती है, तो बहुत पतली होनी चाहिए। उसके हिसाब से जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो ना, वो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं होगा इसमें। इसका आंसर आएगा 0.1 माइक्रोमीटर।
मतलब याद है ये मुझे कि इतना कम होता है, तो उसकी वजह से आपका जो इफेक्ट एंड डिफरेंस का वो शो होता है। तो दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न इट, नथिंग एल्स। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। नाउ वी विल टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। The intensity ratio of two interfering wave is 9:1. Then ratio of maximum to minimum amplitude of resultant wave is, ओके सेम वही आपको I1 और I2 दिया है, मैक्सिमम और मिनिमम आपको निकालना है। लेकिन इसमें पॉइंट नोट करो भाई, इसमें आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, इंटेंसिटी नहीं निकालनी है। इसमें आपको गिवन है इंटेंसिटी I1:I2 गिवन है ना, हाँ I1:I2 गिवन है 9:1 की फॉर्म में, और निकालना है आपको क्या, ए मैक्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन में मिनिमम एम्पलीट्यूड आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए गाइस, आपका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ना, वो होता है A1 + A2, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है वो होता है A1 - A2। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, A1 एंड A2 पता होना चाहिए। अब हमें पता है हमारा जो A1 होता है वो हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके इंटेंसिटीज़ के वैल्यूज़ के, मतलब आपका √, ठीक है, ये होता है आपका। तो अगर आपको A1 निकालना है, तो आपको अगर इंटेंसिटी गिवन है तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा इसके लेवल में लाने के लिए, बराबर लाने के लिए। इसलिए जब हमें 9 गिवन है तो A1 हमारा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, 81। सिमिलरली A2 हमारा कितना है, वो तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जाएगा 82/80। अब ये कैंसिल आउट होगा 41/40। चेक करो भाई सही है या गलत आया। अरे यार आज आंसर्स क्यों नहीं आ गए मेरे से, भाई इस पर लेक्चर आगे नहीं दूँगी, कुछ तो गड़बड़ है, आज आंसर्स नहीं आ रहे मेरे। अच्छा चल गया ना पता, इसको मैं क्यों स्क्वायर कर रही हूँ इधर। एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया √I के, तो इनको इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली आपको आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ये याद है ना आपको कि आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट होता है। इंटेंसिटी आपको कितनी गिवन है, 9 गिवन है, तो आप 9 को √ रखो तो A1 आ जाएगा 3 और A2 आ जाएगा 1, ठीक है गाइस। कितने क्वेश्चन हुए, 36 हुए, 40 तक करके यार मैं आज ख़त्म करती हूँ, ठीक है, कि मैं आगे नहीं लूँगी अपनी क्लास। अभी तो वीकेंड भी बहुत दूर है यार। द कोरेंट सोर्सेज विच इज़ इसेंशियल, कोरेंट सोर्सेज के लिए इसमें क्या चीज़ इसेंशियल होती है, कोरेंट सोर्स अगर आपको रखना है तो उसमें क्या चीज़ होना चाहिए, सेम वही चीज़ है, आपका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। पहले हम 2 क्वेश्चन तो 100% हम इस पर कर चुके हैं कि आपका फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 38। इन क्वेश्चन नंबर 38, when exposed to sunlight then the film of the oil on water often exhibit brilliant colors due to the following phenomena। अच्छा इसमें तो आपको कुछ मतलब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही बता देते आप इंटरफेरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ I1/I2 ये है, आपको I max/I निकालना है। सिंपल, कोई कुछ वही आप 1000 बार का करो हुआ फॉर्मूला, √I1 + I2 करोगे का स्क्वायर, और नीचे आप क्या करोगे, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको कितना आ जाएगा, 9 + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी फिर अंडर लगाना भूल गई मैं, √9 - √1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, ये 3 + 1 3 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर है ना, 3 - 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 4 स्टूडेंट। हाँ चलो ऑप्शन है, बड़ी खुशी हुई, वरना जैसे मेरा आज आंसर आ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि आज कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। 14,
सोप बबल अपीयर्स कलर ड्यू टू द फिनोमेना। सोप का जो आपको जो बबल होता है वो आपको कलर्ड लगता है किस फिनोमेना की वजह से। देखो इंटरफेरेंस तो आपको पता है, आप बता दोगे, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। बात है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। देखो ये जो आपका कलर्ड लगने वाला रीज़न है उसके पीछे रीज़न है डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड। वेव फ्रंट का नहीं होता है इसमें कुछ डिवीजन। उसमें मैंने जो आपको बताया था, ये स्लैब वाला जो बताया था या थिन फिल्म वाला बताया था, उसमें एम्पलीट्यूड का जिक्र था। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका 2। सो गाइज मैं यहाँ पर ही आज एंड करती हूँ आधे घंटे के लेक्चर्स को। और ना मुझे चीज़ बता देना यार आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कि आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करवाने की नीड है। एसएसएल में करवा ही देती हूँ यार, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो करवा दूँगी, टेंशन मत लो आप, बट आज नहीं करवाऊँगी। नेक्स्ट किसी क्लास में मैं आपको इसके सारे जो है कंप्लीट करवा दूँगी। कल क्लास ले लूँगी, उसमें ही करवाऊँगी। एंड अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ डू आस्क मी, चाहे तो यहाँ पे, या बेहतर है आप टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना उस पर पोस्ट कर दें। वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं एंड एवरीवन इज़ टू गुड एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प द अदर्स। तो अगर आप वहाँ पोस्ट करेंगे तो वहाँ कोई ना कोई स्टूडेंट आपको रिप्लाई कर देगा। सो वी कैन डू दैट। बाकी अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, जो करवा दिया है उसको करिए। और अगर किसी दिन छोटी क्लास होती है या क्लास नहीं होती है तो डू रिवाइज द प्रीवियस chapters or previous questions. Whatever you want to do you can do, but be connected with the studies. Okay guys, so this is it for today guys. Yes, I'm ending the video and thank you so much being with me.